प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण संवादों को। सभी साथी जुड़ जाएंगे, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े वह भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम इस संवाद को प्रारंभ करने से पहले, गोदान उपन्यास के संवाद को प्रारंभ करने से पहले हम इसके रचना काल को देख लेते हैं। गोदान उपन्यास के रचना काल कितना है? 1936। और इनके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, कथा सम्राट। कितने अंकों का यह उपन्यास है? तो कुल 36 अंक हैं और सभी अंकों में जितने भी महत्वपूर्ण संवाद है सभी संवादों को हम देखेंगे। प्रारंभ करते हैं पहले अंक से। पहला अंक में आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। संवाद, जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? यह कथन होरी का कथन है धनिया को। यानी जब ऊपर गोदान उपन्यास की कथा प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में ही यह कथन आती है कि जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये कब होरी धनिया को कहता है? जो होरी बार बार जब राय साहब से मिलने के लिए, जमींदार साहब से मिलने के लिए जाता है तो धनिया भी इसका विरोध करती है। तो उसी समय बोलता है कि जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। अगली महत्वपूर्ण संवाद इस प्रथम अंक में आया है गोदान उपन्यास का। तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। ये भी होरी, यहाँ होली लिखा गया, इसे होरी पढ़ेंगे, ये इसे री पढ़ेंगे। होरी का कथन है धनिया को। जब होरी जमींदार साहब से मिलने के लिए जा रहा होता है उस समय धनिया बोलती है, क्योंकि होरी का हालत, क्योंकि पहले के समय में गरीबी की व्यवस्था ऐसी थी कि लोग कम उम्र में भी बूढ़े होते जा रहे थे। उनका उम्र ऐसा लगता था मानो कि 60 साल हो गए हो। अर्थात उस समय गरीबी के कारण लोग कम उम्र में भी लगते थे मानो कितने बूढ़े हो गए। तो यहाँ भी वही है, जब धनिया होरी को यह बात बोलती तो होरी कहता है तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, ये भी होरी का कथन धनिया को ही है। होरी धनिया को कहता है 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया, इसके पहले ही क्या करेंगे, चल देंगे। ये भी महत्वपूर्ण संवाद है, ये होरी का ही है धनिया को। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, ये भी प्रथम अंक में ही आया है। होरी का यह स्वागत कथन है। होरी, क्योंकि होरी की जीवन की एक लालसा होती है गाय लेने की। होरी की, क्योंकि इसका नाम भी गौदान जो है, गाय कह सकते, गाय से जुड़ा हुआ यह उपन्यास से इसकी कथा है। और संपूर्ण जीवन होरी का जो एक लालसा होता है कि वह अपने घर में गाय लाएगा, तो उसी के बारे में वो अपने मन में विचार कर रहा है। ये भी प्रथम अंक में आया है। वह पछाई गाय लेगा। कैसा गाय लेगा? पछाई गाय लेगा। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में नहीं ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। ये होरी का स्वागत कथन है। वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। ये होरी का स्वागत कथन है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, ये होरी का है। ये होरी किसे कह रहा है? तो ये गोबर को होरी कह रहा है। यानी होरी का कथन गोबर को है। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। ये होरी का कथन है गोबर को, क्योंकि गोबर को पसंद नहीं था कि उनके पिता बार बार जमींदार से मिले, क्योंकि उससे कोई लाभ उसे नहीं दिखता था। फिर भी होरी कहता है गोबर को कि मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि 5 बीघे, अर्थात यहाँ जो होरी है उसका कितना ज़मीन है? 5 बीघा बताया गया है। होरी खुद बताया है कि मेरी ज़मीन कितनी है, तो 5 बीघा है। तो बोलते 5 बीघे किसान की बिसाती क्या है, यहाँ तो 3-3 4-4 हल वाले भी महतो भी क्या करते, होरी के सामने सिर झुकाते हैं, होरी को प्रणाम करते हैं। ये सब मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है। सभी महत्वपूर्ण संवाद है। इस पूरा क्लास को अगर आप पढ़ लीजिएगा फिर आपको किसी और वीडियो में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी प्रश्न अगर संवाद आते हैं गोदान उपन्यास से तो इधर ही से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है।
अगला संवाद देखिए, होरी का स्वागत कथन है राय साहब के विषय में, क्योंकि होरी जो था वो राय साहब का क्या बहुत ही आदर करता था। होरी राय साहब का बहुत ही आदर करता था और यह गोदान उपन्यास के प्रारंभ में ही बताया गया है। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है, होरी का जो स्वागत कथन है, खुद जो अपने विचार कर रहा है राय साहब के विषय में क्या है, कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं क्यों छोड़ें, पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं, जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। देखिए ये होरी का स्वागत कथन है किसके विषय में, तो राय साहब के विषय में। राय साहब कौन है, तो राय साहब जो है वे जमींदार हैं। कौन है, जमींदार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण संवाद है भोला का कथन है होरी को। देखिए यहाँ पर ये कथन जो है इसमें कई लोग मिस्टेक कर जाते हैं और होरी भी ऑप्शन में रहता है, होरी को टिक मारते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, इसे भी देख लेंगे। भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। ये भोला का कथन है होरी को, यानी होरी और भोला के बीच जब वार्तालाप होता है रास्ते में, जिस समय होरी राय साहब से मिलने के लिए जा रहा होता है, वहीं उसे रास्ते में भोला मिलता है। भोला कौन है, तो भोला जो है वह क्या करता है, दूध बेचने का व्यापार करता है और गऊ पालता है, गऊ से दूध होता है, दूध भी बेचता है और कभी कभी अच्छी रकम मिल जाने पर गऊ को बेच भी देता है। तो यहाँ भोला का कथन होरी से है कि भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। भोला कहता है, याद रखना भोला कहता है, होरी नहीं, ये भोला का कथन है। और कई बार परीक्षा में आता है तो लोग होरी को टिक मार देते हैं। अगला कथन है, ये होरी का कथन है भोला को। जितने भी महत्वपूर्ण कथन है अंक 1 में सभी को लेकर हम आ गए हैं, एक करके देखेंगे, अंक बाय अंक देखेंगे। अगला कथन है, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ कट न जाएंगे। ये होरी का कथन है भोला को। अर्थात जब भोला गाय लेकर आ रहा होता है, रास्ते में जब मिलता है होरी को, तो होरी से अपनी जो समस्या उसकी चर्चा करता है कि घर में जो है वो भूसा वगैरह सब समाप्त हो गया है, मैं अपने गऊ को क्या खिलाऊंगा। तो उस समय और ये भी बोलता है कि तुम चाहे तो एक गाय ले जाओ, मुझे उसके बदले में कुछ भूसे दे दो। तो यहाँ पर होरी भोला को क्या कहता है, रुपये तो, क्योंकि होरी जब उस गाय को देखता है, उस पछाई गाय को देखता है तो उसे लेने की लालसा जग जाती है। उसे देखता है तो भोला समझ जाता है कि होरी के मन में क्या चल रहा है, तो बोलता भी है कि तुम लेना चाहो तो ले लो। ये जो गाय कितना में, तो गाय को भोला जो है 80 रुपये में लेकर आता है। तो इसकी चर्चा भी करता है और होरी का मन उस गाय पर भी क्या होता है, चला जाता है। तो वो बोलता है कि अगर मन है तो इस गाय के ले लो। तो यहीं पर क्या बोलता है होरी कि रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। ये होरी का कथन भोला को है। ये जितने भी संवाद अभी देखे, ये अंक 1 के महत्वपूर्ण संवाद है। अंक 1 के महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें संवाद देख लीजिए कौन कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, इसके अलावे ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 संवाद जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंत में जो आया है भला आदमी वही है, ये भी संवाद महत्वपूर्ण है। और ये कई बार कंफ्यूजन करता है, ये भोला का कथन होरी के, परंतु लोग भोला के जगह होरी को टिक मार के आ जाते हैं। चलिए अब अंक 2 में देखते हैं। अंक 2 में जो महत्वपूर्ण संवाद आए हैं, यहाँ देखिए प्रेमचंद जो हैं, प्रेमचंद उपन्यासकार जो हैं, उनका स्वगत चिंतन है राय साहब के विषय में। उनका स्वगत चिंतन है राय साहब के विषय में। उपन्यासकार क्या कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे निशानेबाज थे। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे।
मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विदुर जीवन को बाल आते रहते हैं। यहाँ देखिए विदुर किसे कहते हैं? विदुर, विदुर और विधवा। जिसका पति मर जाता है वो विधवा हो जाती है, लेकिन जिसका पत्नी मर जाती है वह क्या हो जाता है? विदुर हो जाता है। तो यहाँ देखिए विदुर कौन है? तो विदुर जो हैं वो राय साहब हैं, और राय साहब के विषय में लेखक का स्वगत चिंतन है। क्या उनके बारे में कहते हैं कि राय साहब साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे निशानेबाज थे। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विदुर जीवन को बाल आते रहते हैं। ये उपन्यासकार का कथन स्वगत है किसके बारे में? तो राय साहब के विषय में। अगला महत्वपूर्ण संवाद है अंक 2 का। होरी का कथन है राय साहब को। होरी जब राय साहब के पास मिलने के लिए जाता है तो वहाँ राय साहब अपनी विपत्ति को बताते हैं। तब होरी हिम्मत जुटाकर राय साहब को कहता है, हम तो समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। ये होरी का कथन है राय साहब को। अगला महत्वपूर्ण संवाद है राय साहब का कथन होरी को है। क्या बोलते हैं? देखिए राय साहब अपने समय की हकीकत को बताने का प्रयास भी करते हैं। जमींदार हैं फिर भी क्या कहते हैं? हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। ये राय साहब का कथन होरी को है, क्योंकि होरी जब कहता है आप लोग भी तो दान धर्म करते हैं, पर वो बोलते हैं हम लोग जो दान धर्म करते हैं वो उसमें कोई भक्ति नहीं होती, वो सिर्फ हम अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अंक 3 में चलते हैं। अंक 3 में यह संवाद आया है, अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में शनिचर हैं। फिर से एक बार इसको देखेंगे। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में शनिचर नहीं है, और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जानकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहलवा देते हैं कि फुर्सत नहीं है। यह किसका कथन है? यह होरी का कथन है अपने घर वालों से, क्योंकि उसके घर वाले सभी विरोधी थे। वे राय साहब से मिलने जाते थे, घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि उनसे मिलने का उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता था। राय साहब कौन थे? तो वो एक जमींदार थे। आगे देखिए अगला महत्वपूर्ण संवाद है गोबर का कथन है होरी को। गोबर कौन है? तो होरी का लड़का है। होरी का एकमात्र लड़का है गोबर। तो होरी जो है वो पुराने ज़माने के किसान है और गोबर नया पीढ़ी का किसान है, और वह एक प्रकार से कह सकते हैं जो सामंती था, सामंती राज प्रथा उसका विरोधी है, जमींदारों का विरोधी है। तो देखिए यहाँ गोबर का कथन होरी को है, यह सब कहने की बातें हैं, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या मज़े से गद्दी मनसद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपये ना जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह के भोगते हैं, धन लेकर आदमी और क्या करता है। ये जो कथन है ये गोबर का कथन है होरी को। किन के बारे में? तो जमींदारों के बारे में। उनके बारे में कहते हैं यह सब कहने की बातें, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है तब भी गुजर नहीं होता। यानी हम एड़ी चोटी लगाकर भी इतना मेहनत करते फिर भी हमारा गुजारा नहीं होता। ये गोबर अपने बारे में कह रहे हैं, अपने किसानों के बारे में कह रहे हैं। और आगे क्या बोलते हैं? आगे देखिए शोषक वर्गों के बारे में क्या कहते हैं, जमींदारों के बारे में। उन्हें क्या मज़े से गद्दी मनसद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपये ना जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह के भोगते हैं, धन लेकर आदमी और क्या करता है। ये होरी गोबर का कथन है होरी को। अगला कथन है
यहाँ पर इसको कथन पढ़िएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। होरी का कथन है किसे? गोबर को। अब होरी गोबर को क्या कहता है? यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। देखिए, होरी जो है वो पुराने ज़माने का आदमी है, पुराने ज़माने का सोच रखता है, जबकि गोबर जो है ये नई पीढ़ी का एक प्रकार से युवा है और नई तरीके से सोचता है। तो होरी अपने तरीके से क्या बोल रहा है गोबर को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या, ये होरी का कथन है गोबर को। अगला संवाद की ओर चलते हैं। अगला संवाद है, ये गोबर का कथन है होरी को। गोबर क्या कहता है? तुम्हारी यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है, हमसे 20 रुपये का भूसा ले ले और हमें गाय दे दे, 60 रुपये रह जाएंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। ये देखिए, ये गोबर का कथन है होरी को, क्योंकि होरी जब भोला उससे मिलता है तो भोला उसे भूसे की मांग करता है, तो उसे भूसे जो है वह होरी बिना पैसे के देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ गोबर कह रहा है तुम्हारी यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है, क्योंकि गाय जो है 80 रुपये में भोला होरी को देने को तैयार हो जाता है। तो वही बोलता है 80 रुपये की गाय है, 20 रुपये का भूसा ले ले और हमें गाय दे दे, 60 रुपये रह जाएंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। ये गोबर का कथन है होरी को। अगला संवाद है, ये भोला का कथन है होरी को। अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। ये भोला का कथन है होरी से। ये किसके विषय में है? तो याद रखना, ये भोला जो कहा है ये धनिया के विषय में होरी को कहा है। अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है कि छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। अगला संवाद है, ये होरी का कथन है भोला को। हमारा जन्म इसलिए हुआ कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। ये होरी का कथन है भोला को। ये होरी भोला को कहता है हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, यानी जो वो सूद पर पैसा लिए थे, होरी लिया था, उसका दुगना दे चुका है, फिर भी क्या कर रहा है? मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। मूल क्या? यानी जो पैसा कर्ज पर लिया था, मानो अगर 100 रुपया अगर कर्ज पर लिया होगा तो उसके सूद जो है वो क्या उससे दुगना सूद दे चुका है, यानी 200 रुपया सूद दे चुका है, फिर भी ये 100 रुपया जो है वे क्या है? बना हुआ है। यही कहने का मतलब है होरी का। अगला संवाद है, ये भोला का कथन है होरी को। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण संवाद है, कई प्रतियोगी परीक्षा में आया है। ये भोला का कथन है होरी को। अगला महत्वपूर्ण कथन है, ये झुनिया का कथन है गोबर को। जब झुनिया और गोबर के बीच प्रेम वार्तालाप चलता रहता है, प्रेम प्रसंग चलता रहता है, तो झुनिया गोबर से क्या कहती है? वही मर्जात तो दे रही हूँ, महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिल्लम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, और रोज़ रोज़ आओगे तो कुछ ना पाओगे। ये झुनिया किसे कहती है? गोबर को कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है अंक 3 का। ये उपन्यासकार प्रेमचंद का स्वगत कथन है। किसके विषय में चिंतन करें? तो झुनिया के विषय में उनका स्वगत चिंतन है। वह विधवा है। विधवा कौन है? तो झुनिया विधवा थी, तो वह विधवा है। उसका नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी
अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। ये किसके बारे में? तो झुनिया के विषय में प्रेमचंद जी का स्वगत चिंतन है। क्योंकि झुनिया क्या थी? विधवा हो गई थी। उसका पति क्या था? उसका पति मर चुका था। तो उसी के विषय में प्रेमचंद जी का स्वगत चिंतन है। अब अंक 4 को देखते हैं। अंक 4 में जितने भी महत्वपूर्ण संवाद आए हैं उनको देखेंगे। यहाँ संवाद है, अभी पहला ही बयान है। देखिए यहाँ होरी का स्वगत चिंतन है। होरी का स्वगत चिंतन है और होरी के घर में जो गाय आने वाली है उसके विषय में होरी का स्वगत चिंतन है। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से क्या कम दूध देगी? शेर भर तो गोबर को ही चाहिए, रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को भी दे आया करूँगा। यह मालिकों को मतलब जमींदार साहब को, है ना, जो उनके एक कर्ज से कह सकते, जो जिसका कर्जदार होरी था, जिससे कर्ज ले चुका था, उसके विषय में मालिकों शब्द का प्रयोग यहाँ होरी किया है। तो क्या करे, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को भी दे आया करूँगा। करिंदा साहब की भी तो पूजा करनी होगी और भोला के ऊपर भी, भोला को भी तो रुपये देनी चाहिए। सगाई के ढकोसले से मैं उसे क्यों डालूं? यानी सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उसे दगा करना नीचता है। क्योंकि होरी को जो गाय मिली थी वो क्यों मिली थी? क्योंकि होरी भोला को, क्योंकि भोला का जो पत्नी, भोला की पत्नी मर चुकी थी। अब भोला को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो भोला अपनी दूसरी सगाई के लिए होरी से बातचीत करता है। होरी उसे यह आशा दिलाता है कि उसके ससुराल में एक क्या है, एक औरत है जिसका पति क्या है, अभी तक नहीं आया है। उस औरत से सगाई की बात करता है तो भोला को आशा बढ़ जाता है कि होरी हमारी सगाई करा देगा। इसी के लालसा में वो क्या करता है, उसे उधार गाय दे देता है। तो दे देने के बाद होरी का ये स्वगत चिंतन है। जब उसके घर में गाय आने वाली है तो वो कहता है कि अभी पहला ही बयान है, 5 शेर से कम दूध क्या देगी? शेर भर तो गोबर को ही चाहिए, रुपया जो है दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। रुपया कौन है? रुपया भी होरी की बेटी है, होरी की छोटी बेटी है। अब पिए जितना चाहे, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को भी दे आया करूँगा। करिंदा साहब की भी पूजा करनी होगी और भोला के रुपये भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में मैं उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता। ये होरी का स्वगत चिंतन है। अभी हम अंक 4 के जितने भी महत्वपूर्ण संवाद है उसको देख रहे हैं। आगे है जल में। देखिए होरी का गाय की सुरक्षा के प्रति स्वगत चिंतन है। क्योंकि होरी जब गाय को लेकर आता है उसकी सुरक्षा के प्रति उसका जो स्वगत चिंतन है वो क्या है? जल में रहकर मगर से बेर करना लड़कपन है, भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा है लेकिन एक मढ़िया डाल देने से काम चल जाएगा। ये होरी का स्वगत चिंतन है किसके प्रति? तो गाय की सुरक्षा के प्रति। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरफ बहकती है, आज तो तुमसे लड़ गई, कल दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी। ये हीरा का कथन है किससे? तो चौधरी बंसेर से, जो हीरा के यहाँ, यानी होरी हीरा सभी भाई हैं, होरी हीरा और भोला। तो उसके यहाँ क्या आता है, बांस काटने के लिए आता है, तो उसी से कहता है। क्योंकि बांस काटते वक्त जो पुनिया है, जो हीरा की पत्नी, उससे चौधरी बंसेर की क्या हो जाती है, तू में हो जाती है। अगला कथन है धनिया का कथन है हीरा से। धनिया का कथन हीरा से है, जब लड़ाई झगड़ा होता है उस समय की बात है। कहाँ जाता है, जूते मार मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी कितनी है, मार जूते कितने मारे। ये लड़ाई झगड़ा होता है उसी समय धनिया हीरा से कहती है। अब अंक 5 के जितने भी महत्वपूर्ण संवाद है सभी संवादों को देखते हैं। गोबर का कथन झुनिया से है। यहाँ प्रेम प्रसंग चल रहा है, समझ लीजिए। अंक याद रखिएगा, गोबर और झुनिया का जो प्रेम प्रसंग है किस अंक में है, तो अंक 5 में है। फिर से अंत में सभी अंक में मुख्य चीज़ क्या हुए सभी को हम बता देंगे। यहाँ देखिए गोबर का कथन झुनिया से है, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर
दाता के द्वार पर खड़ा रहे। ये कौन कहता है? तो गोबर झुनिया से कहता है। आगे देखिए, झुनिया का कथन गोबर से है, जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना। क्योंकि गोबर बोलता है कि मैं झुनिया, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। उस समय झुनिया बोलती है, जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना, एक बार हाथ पकड़ कर उम्र भर निबाह करते रहना। ये झुनिया का कथन है गोबर से। ठीक है, अंक 5 का एक और महत्वपूर्ण संवाद है। तो याद रखिएगा, झुनिया और गोबर का जो प्रेम प्रसंग है अंक 5 में हुआ है। देखिए, गोबर झुनिया से क्या कहता है, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियाँ हैं, 300 डांड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं तो अब तक सीना यूँ निकल आया होता। ये गोबर का कथन है झुनिया से। अब अंक 6 में चलते हैं। अंक 6 का पहला जो संवाद है, ये संवाद अंक 6 में याद रखिएगा। अंक 6 में धनुष यज्ञ की जो तैयारी हो रही थी, राय साहब हर वर्ष कराते थे। यहाँ देखिए, यहाँ संवाद है, नाटक कोई भी हो अच्छा हो सकता है। नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पढ़कर क्या हो जाता है, बुरा हो सकता है। ये मिस्टर तनखा का कथन है, क्योंकि धनुष यज्ञ जो हो रहा था उसमें जो प्रहसन जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, खुद राय साहब ने ही तैयार किए थे। तो यहाँ तनखा जी का संवाद है कि नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों, यानी जो अभिनय करने वाले अच्छे हों, क्योंकि अच्छा से अच्छा नाटक भी बुरे अभिनेताओं के हाथ में पढ़कर क्या हो जाता है, बुरा हो सकता है। ये मिस्टर तनखा का कथन है। अब बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक अच्छा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर अभिनय करने वाले अच्छे ना हो तो नाटक बुरा ही हो जाता है। अंक 6 का अगला महत्वपूर्ण संवाद है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हम समय के साथ, हमें क्या करना होगा, हमें समय के साथ चलना भी है और उसे साथ चलाना भी है। ये ओमकार नाथ का कथन है मेहता साहब। ओमकार नाथ कौन है? तो ओमकार नाथ एक पत्र संपादक हैं, संपादक जिसे प्रसिद्ध हैं। ये बोलते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी है। अगला संवाद है अंक 6 में, ये मेहता का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद रखना। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि छोटे बड़े हमेशा रहेंगे। तो बोलता है, मेहता कहते हैं, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण है। ये मेहता जी का कथन है, क्योंकि धनुष यज्ञ जो होता है उस समय सभी सभ्य लोग वहाँ पर पहुँचे होते हैं। वहाँ मेहता साहब, मालती, तनखा, इसके अलावा मिर्ज़ा खुर्शेद, इसके अलावा फिर खन्ना साहब, सभी एक ही जगह होते हैं और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तो मेहता साहब को फिलासफर भी कहा गया है, वो दर्शन शास्त्र के अध्यापक भी थे कॉलेज में। वो बोलते हैं कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के लिए सर्वनाश का कारण है। ये मेहता जी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये मालती जी का मेहता साहब के विषय में। मालती मेहता साहब को क्या कहती है, क्योंकि याद रखिएगा गोदान उपन्यास में मालती एक प्रकार से कह सकते हैं, मालती मेहता साहब की कह सकते हैं मेहता साहब से एक प्रकार से प्रेम भी करती है और मेहता साहब को चाहती भी है। जबकि मालती का उपासक कौन है? मालती का उपासक खन्ना साहब है। यह मालती मेहता साहब को के विषय में कहती, क्या सच कहती हूँ, आप सूरत से अच्छे फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। ये मालती का कथन है मेहता साहब को। अगला महत्वपूर्ण संवाद है और कह सकते हैं अंक 6 का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संवाद, और कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। आप मिलाकर देख लेना, अगर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन बैंक हो
सभी प्रति की परीक्षा का उसमें मिला लेना। ये कथन कई बार आ चुका है। मेहता का कथन है मालती को, क्या कथन है? मेहता बोलते हैं क्या? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है और न स्त्री को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है मेहता जी का। मेहता जी विवाह को सामाजिक समझौता समझते हैं और कहते हैं उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। साथियों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अंक 7 से लेकर अंक 13 तक लेकर आऊँगा। इस वीडियो में हम अंक 1 से लेकर अंक 6 तक जितने भी महत्वपूर्ण संवाद थे सभी संवादों को लेकर आए। अब